वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज की इस सेशन में हम बात करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक डिजीज है जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि पिछले कुछ दिनों से इसका डिस्कशन चल रहा है। एक एक डिजीज हम डेली कवर अप कर रहे हैं। सो आज की जो वीडियो है, हमारा आज का लेक्चर और ये सेशन जो है वो हमारा रहेगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है, ये जानना है कि एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस? सो एज इज नेम, आइटिस का मतलब होता है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन है तो उस चीज को हम डिनोट कैसे करते हैं? आइटिस के थ्रू। ITIS इस सिंबल होता है वो इन्फ्लामेशन को डिनोट करने के लिए। और एंडोकार्डियल क्या होता है? तो एंडोकार्डियल हमारी हार्ट की एक लेयर होती है। ये लेयर कौन सी रीजन में प्रेजेंट होती है, किस नंबर पे प्रेजेंट होती है? तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट के 3 लेयर होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है और सबसे अंदर इनर लेयर होती है। ओके, सो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बोली जाती है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल लेयर। मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियल लेयर। इनर लेयर हमारी कहलाती है एंडोकार्डियल लेयर। तो ये एंडोकार्डियम कहाँ से आ रहा है? हमारा हार्ट की इनर लेयर जो है, इनर वॉल जो है, हार्ट की इनर वॉल जो कि एंडोकार्डियल सेल्स की बनी हुई है, उस सेल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जा रही है, आइटिस दैट मीन्स अ इन्फ्लामेशन। सो जब एंडोकार्डियल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जा रही है तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम नाम दे रहे हैं एंडोकार्डाइटिस। अब ये एंडोकार्डाइटिस जो होता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ कॉज या ईटियोलॉजी, वो 2 टाइप का होता है। सिर्फ हम ईटियोलॉजी के बारे में अभी बात कर रहे हैं, पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा है। अगर एंडोकार्डाइटिस की बात की जाए कि इसके होने के रीजन क्या होते हैं, तो वो 2 रीजन होता है बेसिकली। फर्स्ट इज अ नॉन इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्टिव, और सेकेंड वन होता है इन्फेक्टिव। तो हमें अपने सिलेबस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़नी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अब क्या होती है, तो उसके लिए पहले हार्ट की एक छोटी सी एनाटॉमी को देखते हैं। अब ह्यूमन हार्ट है, उसकी लेयर्स के बारे में बात हो गई है। लेयर कौन कौन सी होती है? दैट इज अ पेरी, मायो और एंडो। PME ये उसकी क्या हो गई है? लेयर हो गई है। अब अगर हार्ट के चैम्बर्स की बात की जाए, चैम्बर, तो कितने चैम्बर होते हैं? 2 हमारे आर्ट्रियम होते हैं और 2 हमारे वेंट्रिकल होते हैं। 2 वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम या फिर ऑरिकल, इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितने हो गए हैं? 4। टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये जो फर्दर डिवाइड होते हैं वो होते हैं लेफ्ट और राइट में, सेम इधर भी लेफ्ट और राइट में। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए या एक दूसरे का ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए इनमें हमारे वॉल्व भी होते हैं, वॉल्व्स भी होते हैं। तो वॉल्व 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरे होते हैं हमारे सेमी ल्यूनार वॉल्व। जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं दैट इज अ AV वॉल्व। AV वॉल्व, ये वॉल्व हमारा जो सेपरेट करता है या फिर जो ब्लड का ट्रांसफर करने को होता है वो हमारे आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ होता है। चाहे वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ हो, चाहे वो लेफ्ट आर्ट्रियम से
लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हो। ये वॉल्व हमारे एवी वॉल्व होते हैं। जो सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं ये हमारी पल्मोनरी और एओर्टा में प्रेजेंट होते हैं, एओर्टा में, जिसको हम एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, और दूसरा ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में होते हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक सिंगल आर्टरी है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है। ये ब्लड हमारा लंग्स में जाएगा और ये ब्लड हमारी थ्रू आउट द बॉडी में जाएगा। तो कंडीशन ये है कि एंडोकार्डाइटिस में क्या हो रहा है, हमारी जो इनर लेयर है, हार्ट की इनर लेयर है, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है। और वही इन्फ्लामेशन साथ में हमारे जो वॉल्व हैं, एओर्टिक वॉल्व या पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व या फिर हमारे एवी वॉल्व, ये वॉल्व पर भी क्या होता है, इन्फेक्शन पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है देखते हैं। सो इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंडोकार्डियल लेयर इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द वॉल्वुलर एंड म्यूरल एंडोकार्डियम इसमें हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ईटियोलॉजी के बिहाफ पे है, ये ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव जो हो रहा है वो बाय द बैक्टीरिया और फंगाई के रूप में हो रहा है, नॉन इन्फेक्टिव हमारा र्यूमेटिक या फिर थ्रोम्बोटिक के वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वन इज अब इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियम इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस। इसमें है क्या, इन्फेक्शन, infectious endocarditis refers to the colonization of cardiac valve endocardium by virulent microorganisms। जैसे कि अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो ये देखिए हमारा ह्यूमन हार्ट है, 4 चैम्बर है यहाँ पर, अपर दोनों चैम्बर हमारे आर्ट्रियम है, लोअर चैम्बर हमारे वेंट्रिकल्स हैं। लोअर चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, अपर वाले ऑरिकल या आर्ट्रियम है। अब इन दोनों में डिफरेंस के लिए राइट और लेफ्ट, अगेन राइट एंड लेफ्ट। सो हो क्या रहा है, ये जो हमारे वॉल्व हैं ये यूनी डायरेक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, ये दो रास्ते से ओपन नहीं हो सकते। जब यहाँ की फिलिंग नीचे की तरफ जाती है तो ये वॉल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ऊपर कंटेंट का सारा ब्लड क्या होता है, नीचे वेंट्रिकल में फिलअप हो जाता है। सो ड्यूरिंग इन्फेक्शन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली हमारा स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का होता है। सो जब बैक्टीरिया यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म करने लगते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन इनमें एक टर्म होता है, वेजिटेशन दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया आके अपने आप को कॉलोनाइज करते हैं, एक पूरी की पूरी बस्ती बसा लेते हैं, मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पर पूरा कॉलोनी बन चुकी है। ये क्या है हमारी कॉलोनी, कॉलोनी किसकी है, बैक्टीरिया की है। सो एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, नॉर्मल हमारा एओर्टिक वॉल्व कुछ ऐसा दिखता है जो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, इसमें इतनी भी स्पेस नहीं होती है कि ब्लड जो है या तो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे बैक रिवर्स में आ सके। तो इसीलिए ये वॉल्व क्या होते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी ओपन होते हैं, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ ऐसे खुलते तो जब हमारे वेंट्रिकल्स ऑरिकल पे प्रेशर पड़ता तो वो वॉल्व खुल सकते थे, बट ये अपर साइड में खुलते हैं जब यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, कि प्रेशर के थ्रू वो वॉल्व को ओपन करेगा और ब्लड को ऊपर पहुंचा देगा। तो जब यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मेशन की वजह से कुछ पोर्शन ऑफ वॉल्व का क्या रह जाता है, रिमेन ओपन रह जाता है, जिसके ओपन रह जाने की वजह से जो हार्ट की परमानेंट एक साउंड होती है, जो हार्ट की बीट होती है वो लब और डब, लब डब की साउंड होती है, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में बदलते हैं। बट यहाँ पर अब ओपन होने की वजह से यहाँ पर एक मरमर साउंड सुनाई देगी, खड़खड़ाहट की आवाज आएगी।
जब फिजिशियन या कोई भी डॉक्टर साउंड को चेक करेगा तो उसमें मरमरिंग सी साउंड आएगी, खड़खड़ाहट, परमानेंट साउंड आती रहेगी धीरे धीरे। वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो वॉल्व है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में एक स्पेस बना हुआ है और उसी स्पेस में हमारा ब्लड कंप्लीटली ट्रेवल करता जा रहा है। तो इससे हमारा क्या नुकसान होगा? जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी जो हार्ट बीट होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। साथ ही साथ एरिथमिया की कंडीशन जनरेट होगी। एरिथमिया की कंडीशन जनरेट होने की वजह से पाल्पिटेशन होने लगेगा, हार्ट हमारा इरेगुलर तरीके से बीट करने लगेगा, तो बॉडी में सफोकेशन सी फीलिंग होने लगती है क्योंकि ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और ब्लड डिफ्यूज अगर नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन का भी कंसंट्रेशन अलग अलग ऑर्गन्स पे चेंज होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है? इन्फेक्शन, जो एंडोकार्डियम लेयर में जब इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है? फर्स्टली ये एक रेयर कंडीशन है। पहली बात, ये हर किसी पर्सन को इजीली नहीं हो सकता क्योंकि हार्ट हमारा बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया या फंगस इजीली इंटर नहीं कर सकते जब तक हमारा हार्ट एकदम हेल्दी है। प्लस दूसरी चीज, हमारा इम्यून सिस्टम भी अगर एक्टिव है, बहुत ही अच्छे से फंक्शनिंग है, तो कोई भी बैक्टीरिया इजीली हमारे हार्ट की वॉल तक नहीं पहुंच सकता है। सो इट इज अ रेयर कंडीशन दैट कैन लीड टू रैपिड एंड सिग्निफिकेंट morbidity and mortality if not efficiently diagnosed and treat। अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया गया, डायग्नोस नहीं किया गया, तो इसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब रेट ऑफ डेथ, ये मोर्टैलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी अगर ये चीज अनट्रीटेड रह गई तो। सो बेसिकली इसमें होता क्या है? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शंस एंडोकार्डाइटिस कॉज स्टेम फ्रॉम, यहाँ पे देखिए ग्राम पॉजिटिव, पहला पॉइंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफेलोकोकाई है, और साथ ही साथ हमारा एंटेरोकोकाई बैक्टीरिया है। ये तीन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद हमें अलग अलग टारगेट ढूंढते हैं, और वो टारगेट किसको बनाते हैं? हमारी हार्ट की इनर लेयर को बनाते हैं। इनका और कोई टारगेट स्पेशली नहीं रहता है। जब ये हमारे हार्ट की इनर लेयर पे या वॉल्व पे पहुंचते हैं तो ये वहां पर कॉलोनी फॉर्म करने लगते हैं, जिसको हम वेजिटेशन बोलते हैं। देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये एक स्पेशीज है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स होती है 30% केस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। दुनिया डेवलप्ड कंट्री में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो तेजी से स्प्रेड होता है, या फिर उसका जो मोड कॉज है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इन एडिशन टू वेरियस स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, अदर कॉमन कॉलोनाइजर ऑफ द ओरोफेरिंक्स सच एज द, यहाँ पर एक ट्रिक है, हैकेट्स, जिसका फुल फॉर्म है हमारा हिमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इनकेलेन एंड लास्ट किंगेला। ये सब भी अदर स्पीसीज है हमारे बैक्टीरिया की जो कार्डियक सेल्स, हार्ट में जाके इनर लेयर को जाके डैमेज करते हैं या उन्हें रप्चर करते हैं। सो होता क्या है एंडोकार्डाइटिस में? अब ये दो टाइप के हो गए हमारे, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव को अगर थोड़ी देर साइड में रखें, इन्फेक्टिव की बात करें तो इन्फेक्टिव में भी हमारे बाय द कॉज ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, फंगाई एंड अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया वो हैं जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में इंटर करके किसी ऑर्गन में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर चुके हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, लेप्रोसी, ये सारी चीजें भी हैं जो अदर बैक्टीरिया जो अलग अदर डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइमरी बैक्टीरिया या प्राइमरी फंगस होता है वो हमारी हार्ट तक पहुंच के उस लेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है।
सो अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में फर्दर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज अ acute bacterial endocarditis, that is a ABE, not C, ABE. And second one is a subacute, यहाँ पे chronic नहीं होगा, ये क्या है, subacute bacterial एंडोकार्डाइटिस, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं SA, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अब जिन बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या स्टेफाइलोकोकस विरिडीन है, तो वो इन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई हमारा क्लाइंट है उसको अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, तो उसका जो कल्चर हम करेंगे, उसकी कल्चर की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये देखने को मिलेगा उस कल्चर में हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्पीसीज प्रेजेंट है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उसमें प्रेजेंट रहेगा। जबकि सब एक्यूट बैक्टीरियल जो होगा एंडोकार्डाइटिस उसमें हमें स्टेफाइलोकोकस विरिडीन के कल्चर या के बैक्टीरिया स्पोर्स प्रेजेंट मिलेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है इसके डायग्नोसिस में वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी पहले हम यहाँ देखते हैं। तो 2 टाइप हो गए, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इन दोनों के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। सो एक्यूट की बात की जाए तो एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा मोर देन 6 वीक से ज्यादा होता है। जब 6 वीक से के बाद सिम्टम्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, 6 वीक के ड्यूरेशन की तक दिक्कत चल रही है, तो वो हमारा एक्यूट होगा। अगर सब एक्यूट की बात करेंगे तो वो नॉट मोर देन 6 वीक होगा, वो 2 से 3 वीक्स में ही अपना सिम्टम्स शो करने लगेंगे। साथ ही साथ जो एक्यूट बैक्टीरियल होता है उसमें जो हमारा ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये हमारे मिट्रल वॉल्व को डैमेज करता है। मिट्रल वॉल्व, हार्ट के मिट्रल वॉल्व को ये जाके अपना टारगेट बनाता है और वहीं पे जाके ये अटैक करता है या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सब एक्यूट बैक्टीरिया की जो बात है, ये अपना टारगेट जो है एओर्टिक वॉल्व को बनाते हैं, एओर्टिक वॉल्व। ये डिफरेंस भी है दोनों में छोटे छोटे से। फर्स्ट तो इसकी ओरिजिनेशन है, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, सेकेंड इनका ड्यूरेशन है, और थर्ड इनकी टारगेट साइट है। ये एओर्टिक वॉल्व पे जाके कॉलोनी बनाते हैं और एक्यूट बैक्टीरिया हमारे मिट्रल वॉल्व पे जाके कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो पैथोजेनेसिस विथ डायग्राम ज्यादा इजी रहेगा समझने में। पैथोजेनेसिस, सो यहाँ पे देखना है हमें, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। नॉर्मली इसका फंक्शन क्या है, हार्ट का पंपिंग करना। पंपिंग की जो हेल्पिंग होता है वो हमारे ब्लड वेसल वॉल्व के प्रेजेंस में होता है। जब तक ये वॉल्व हमारे पर्टिकुलर अच्छे से फंक्शन कर रहे होते हैं, जो हमारा प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, जो हमारा यहाँ से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, उसके बाद ये हमारे वेंट्रिकल में जा रहा है, देन आफ्टर ये लंग्स में जा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए राइट साइड, और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो ये हमारे बॉडी में जा रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, और लंग्स में ये जो जाता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है। थोड़ी देर के लिए इस बैक्टीरिया को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो नॉर्मली हार्ट हमारा हर 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। दैट मीन्स 0.5 सेकेंड में 0.5 सेकेंड में नहीं 0.5 सेकेंड में वो क्या होगा, अपना ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल को भेजेगा, और 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल से ये हमारे पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की चलती है।
सो नॉर्मली ये हमारे वॉल्व की प्रेजेंस में हो रहा है, जब वॉल्व हमारे स्पेसिफिक क्लोज हो रहे हैं और ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 0.5 सेकेंड में इम्पटी हो रहे हैं तो वॉल्व के खुलने का टाइम क्या है, 0.5 सेकेंड। सिर्फ 0.5 सेकेंड के लिए हमारे एवी वॉल्व, ये हमारे क्या है, एवी वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, ये दोनों ही वॉल्व। एक साइड हमारा बाइकस्पिड होता है, एक साइड हमारा ट्राइकस्पिड होता है। कंबाइंडली इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। सो ये क्या हो रहा है, कितने देर के लिए ओपन हो रहा है, ओनली 0.5 सेकेंड के लिए ओपन हो रहा है। उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। क्लोज कितनी देर रहता है, तो 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड के लिए क्लोज हो रहा है। क्योंकि जब तक ये क्लोज, ये वाला चैम्बर दूसरे वॉल्व को ब्लड देगा तो हमारा एओर्टिक वॉल्व जो है, एओर्टिक वॉल्व वो ओपन होगा। तो जितनी देर एओर्टिक वॉल्व ओपन होते हैं उतनी ही देर हमारा एवी वॉल्व क्लोज होते हैं। और या ये कह सकते हैं, जितनी देर हमारे एवी वॉल्व ओपन होते हैं एओर्टिक वॉल्व उतनी देर क्लोज होते हैं। सो ये इनकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। अगर इनकी टाइमिंग में ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाए या इनके ओपन और क्लोज होने की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए तो जो ब्लड फिलिंग और रिफिलिंग की प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पैथोजेनेसिस में यही है कि जब कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, और वो बैक्टीरिया कहाँ से आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट हो। जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो प्रेजेंट होता है, पॉज, माउथ, स्किन। सो माउथ में कैसे, जब ड्यूरिंग कोई डेंटल प्रोसीजर हो रहा है, डेंटल प्रोसीजर के थ्रू या फिर कोई टूथ एक हुआ हो, टूथ एक में कोई बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होते हैं, तो अगर बाई डिफॉल्ट उस पेशेंट ने उस चीज़ को अगर अंदर इनगल्फ कर लिया होगा, अंदर गटक लिया होगा, तो वो जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो फ्लोरा हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो हमारे टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड, जो स्टेफाइलोकोकस विरिडीन है, ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट, इन सब जगहों पे वो रहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, प्रोस्टेट या फिर यूटीआई। ये तीन हमारे मेन 5 कॉज हो गए। सो अब इसमें क्या होगा, अगर पेशेंट या कोई भी पर्सन इन पांचों चीज़ों में से किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा होगा, स्किन में कैसे, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर पे जब किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या स्किन ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, नमी रहती है उसमें, तो उस केस में हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वहाँ पर आके बैक्टीरिया कॉलोनी का फॉर्मेशन करने लगते हैं। और वही जब हमारा पेनिट्रेट हो जाते हैं ब्लड बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके, तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच, इनका मोटो होता है ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना। एक बार अगर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए तो उसके बाद ये क्या करेंगे, हमारे वॉल्व तक, हार्ट तक जाएंगे। टारगेट कहाँ पे करेंगे, हार्ट पे। हार्ट में जाने के बाद ये वहां पे क्या करेंगे, कॉलोनी फॉर्मेशन करेंगे, कॉलोनी का फॉर्मेशन। और ये कॉलोनी फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी बॉडी में तो इम्यून सिस्टम भी है, मास्ट सेल भी हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये बैक्टीरिया इतने ज़्यादा चालाक होते हैं कि अपनी सरफेस के ऊपर, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया अपनी सरफेस के ऊपर एक कोटिंग कर लेते हैं। और वो कोटिंग किस चीज़ की होती है, फर्स्टली शुगर मॉलिक्यूल, शुगर एंटाइटी होती है, और दूसरा इसमें प्रोटीन होता है। तो शुगर और प्रोटीन की एक कोट लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर, एक मास्क पहन लिया। अब मास्क पहन के वो बहरूपिया कहाँ हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी इम्यून सेल्स जो होंगी, जितनी भी हमारी इम्यून सेल होंगी, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया भी है। अब ये ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा, फ्री होके घूमेगा, एकदम आज़ाद पंछी की तरह, क्योंकि इसको किसी भी इम्यून सेल से कोई भी डर नहीं है, बिकॉज इसने ऊपर कोटिंग कर ली है, एक लेयर बना ली है, जो लेयर हमारी शुगर और प्रोटीन की बनी हुई है।
सो जब ये ब्लड में ट्रेवल करेगा हमारा, तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये ब्लड जो होगा वो हमारे हार्ट में जाएगा ही जाएगा एक कार्डियक साइकिल पूरी होने के बाद। तो वहां पर ये हार्ट की वॉल पे, क्योंकि इनर वॉल्व ही है, हार्ट की इनर वॉल ही है हमारी एंडोकार्डाइटिस, वहां पे जाके ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से निकल के उस लेयर पे जाके अटैच हो जाएंगे। और अटैच होने के साथ साथ जो वॉल्व हैं वहां पर जाके ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। कॉलोनी फॉर्मेशन या फिर वेजिटेशन। वेजिटेशन दैट मीन्स अपने नंबर्स को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बढ़ाना। वो ये काम क्यों करेंगे? क्योंकि अपनी एक नई पूरी ब्रीड बनाने के लिए, पूरी ब्रीडिंग करने के लिए हमारे उन दोनों वॉल्व के ऊपर जहां पर ये अटैच हुए हैं। सो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा इंटर हार्ट चैम्बर में आ गए, वो हार्ट में आ गए, कॉलोनी का फॉर्मेशन करने लगेंगे, वेजिटेशन करने लगेंगे। वेजिटेशन के बाद अब हमें क्या देखने को मिलेगा, जब फॉर्मेशन होने लगेगा तो उसके बाद हमारा कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होगी क्योंकि वॉल्व काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर से। पेशेंट या पर्सन को अनहेल्दी फील होने लगेगा, डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, हमारा हार्ट वॉल्व का डिसफंक्शन कर देते हैं। हार्ट वॉल्व डिसफंक्शन, हार्ट के वॉल्व में क्या होने लगेगा, डिसफंक्शन होने लगेगा। सो ये दोनों कंडीशन कब राइज होंगी, हमारे दोनों की वजह से क्या होगा, कंडक्शन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एवी वॉल्व, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन होगा। फर्स्ट लाइन सबसे पहले जो प्रॉब्लम आने लगेगी वो हमारी एवी वॉल्व पे आने लगेगी। अब वो वॉल्व पे डिपेंड करेगा कि वो उसने किस वॉल्व को अपना टारगेट बनाया है, चाहे वो लेफ्ट वॉल्व हो या राइट वॉल्व हो, दोनों ये तो दोनों कॉमन सिम्टम्स हैं। किसी भी साइड का वॉल्व अगर डैमेज हो रहा है, रप्चर हो रहा है, तो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होनी है, और साथ ही में हमारे हार्ट जो वॉल्व है वो क्या होंगे, डिसफंक्शन होंगे। बट अगर वो एवी वॉल्व या वो जो इम्बोलिस का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर एक इम्बोलिज्म बनेगा, और वो इम्बोलिज्म अगर हमारा राइट साइड जाता है, राइट चैम्बर, तो वो कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। अगर वो इम्बोलिज्म लेफ्ट साइड बन रहा होगा तो वो कहाँ जाएगा, स्प्लीन, ब्रेन, किडनी, या फिर हार्ट इटसेल्फ, क्योंकि बाय द कोरोनरी आर्टरीज और अदर ऑर्गन्स। सो ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी थी हमारे एंडोकार्डाइटिस की। तो शुरू से समझते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर विरिडिन या फिर एनी अदर स्पीसीज ऑफ अदर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कैसे गए हैं वो, बाय यूटीआई, बाय डेंटल प्रोसीजर, बाय सर्जरी, बाय माउथ या फिर स्किन या यूटीआई, किसी भी रीजन की वजह से जब वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वो अपने ऊपर एक शुगर और प्रोटीन की कोटिंग कर लेते हैं। उस कोटिंग की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल उस मॉइटी को पहचान नहीं पाती है। उसे लगता है कि वो हमारी ही बॉडी का पार्ट है, क्योंकि वो हमारी ही शुगर और हमारी ही प्रोटीन से बनी हुई है। उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे हार्ट में जाएगा। हार्ट में अगर वो राइट साइड से जा रहा है, हार्ट में क्योंकि 4 चैम्बर और 2 साइड है, लेफ्ट और राइट, हार्ट में जाने के बाद वो क्या करेगा, कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, अपनी ब्रीड को बढ़ाएगा। बढ़ाने के साथ साथ उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन के बाद जब कॉलोनीज का फॉर्मेशन होने लगेगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे, तो उसकी वजह से उस पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट डिजीज या फिर हार्ट के वॉल्व का डिसफंक्शन हो सकता है। अगर वो डिसफंक्शन हो गया है, वॉल्व हमारा पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कंडक्शन प्रॉब्लम आएगी। हमारा जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, जो कि एवी नोड, एसए नोड पर बंडल ऑफ हेस परकिंसेस फाइबर तक होता हुआ चलता है, उस कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे
AV वॉल्व से, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन है, वहीं से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है। सो स्टार्ट हो गया। अब वो बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाया हुआ था वो अपनी कॉलोनी का एक पोर्शन वहां से तोड़ के अलग हट जाएगा, ब्लड में वापस चला जाएगा। ब्लड में जब वो टूट के जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म दैट मीन्स अ गुच्छा, एक ब्लॉकेज, एक ऑब्स्ट्रक्शंस जो बैक्टीरिया का था वो जब हमारा कंडक्शन सिस्टम स्लो डाउन हो गया तो वो बैक्टीरिया वहां से उठ के हमारे हार्ट में चला गया। अब अगर वो जो ये पूरी प्रोसेस हमारे राइट साइड वाले हार्ट के चैम्बर में हुई थी, मतलब कि अगर वो हमारे राइट ऑरिकल या फिर राइट वेंट्रिकल में हुई होगी तो वो जो एम्बोलिज्म है, वो जो राउंडेड एक क्लस्टर है, वो कहाँ ट्रेवल करेगा? लंग्स में जाएगा और वहां पे जाके फर्दर वेजिटेशन करने लगेगा, जो कि एक सेकेंडरी इन्फेक्शन को जन्म देगा। दैट मीन्स उसकी वजह से कोई दूसरी डिजीज भी हो सकती है। कहाँ पर होगी? लंग्स में होगी। बट अगर वही एम्बोलिज्म जो है लेफ्ट साइड में रहा होगा तो वो कहाँ जाएगा? हमारे स्प्लीन में, ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में खुद में इटसेल्फ और अदर ऑर्गन्स में जाएगा। और वहां पर जाने के बाद क्या कॉज करेगा? सेम सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी थी हमारे एंडोकार्डाइटिस की। यहाँ पर जो जैसे ही वो वॉल्व के संपर्क में आते ही वेजिटेशन करने लगे, इसी स्टेप में जो एंडोकार्डियल लेयर्स थी वो क्या होने लगेंगी? स्वेल होने लगेंगी और वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज होने लगेगा। ये ओवरऑल फिजियोलॉजी थी, पैथोफिजियोलॉजी, ईटियोलॉजी थी हमारे एंडोकार्डाइटिस की। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में बेसिकली इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो जैसे कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये दो मेन क्लास की ड्रग होती हैं जो इसमें यूज किए हैं। डायग्नोसिस के लिए अगर देखा जाए तो डायग्नोसिस में बेसिकली इसमें कल्चर यूज होता है, ब्लड कल्चर। और जो ब्लड कल्चर होता है वो यूं ही नहीं, वो 3 सैंपल लिया जाता है, सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3। 3 सैंपल लिए जाते हैं अलग अलग रूट से। मतलब अगर एक राइट हैंड से है तो एक लेफ्ट हैंड से होगा, तो एक हमारे अदर पार्ट से, कहीं भी लेग से हो सकता है या फिर टिप से हो सकता है। में 3 जगहों से अलग अलग ड्यूरेशन में, ये फर्स्ट आवर लिया गया था, ये सेकेंड आवर, ये थर्ड आवर। 1-1 घंटे के इंटरवल पे हम 3 सैंपल लेंगे अपने ब्लड के, उसका हम कॉलोनी बनाएंगे, कल्चर मीडिया तैयार करेंगे, कल्चर मीडियम में अपने सैंपल को भी रखेंगे और सैंपल में डालने के बाद उसको 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे। 48 आवर के लिए इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड में डालेंगे। इंक्यूबेशन के बाद जब फर्दर इसकी एनालाइजिंग करेंगे, इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करेंगे, तब वहां से हम उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ कर रहा है। तो अगर वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज पर्सन में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो हर 3 घंटे पे उसका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसी तरह कल्चर करके देखा जाएगा। साथ ही साथ आईवी फ्लूइड भी उसको दिया जाएगा और आईवी इंजेक्शंस, टैबलेट इसमें काम ज्यादा नहीं करेंगी। उस पेशेंट को क्या होना पड़ेगा? हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो हार्ड होंगी और अगर डोज मिस हो गई पेशेंट की किसी रीजन की वजह से, तो वो डिजीज क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल, क्योंकि बैक्टीरिया में एक बार रेजिस्टेंस कॉज हो गया किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में, तो फिर लाख आप ट्रीटमेंट लेते रहिए, वो असर नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारी नर्सिंग प्रोटोकॉल्स ये हैं कि अगर कोई भी पर्सन है या कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज है और एंडोकार्डाइटिस से सफर कर रहा है, तो हमें प्रॉपरली उसका एक नोट बनाते रहना है, उसकी एक डिटेलिंग चार्ट बनाती रहनी है, डिटेल
कि कितने ड्यूरेशन पे हमने एंटीबायोटिक्स दी है, कितने ड्यूरेशन पे उसका ब्लड कल्चर हुआ था, ब्लड कल्चर की फर्स्ट रिपोर्ट कितनी एवरेज थी, सेकंड में क्या चांसेस हुए हैं, कॉलोनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। साथ ही साथ जो उसका अटेंडेंट है या जो फैमिली मेम्बर है उनको भी इस चीज़ के लिए अवेयर करवाना है कि आगे जाके कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उस पर्सन को ना हो जाए। तो ये पूरी लेक्चर जो था हमारा वो एंडोकार्डाइटिस पे था और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और एक अच्छी बात ये है कि ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर का सेकेंड लास्ट डिजीज थी जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद हमारे एक और डिजीज पढ़नी है, देन आफ्टर हमारा सीवीएस भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो धीरे धीरे हमें अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, हमें एग्जाम आने का वेट नहीं करना है। डेली प्रिपरेशन, डेली एक डिजीज हमारे लिए सफिशियंट है कुछ सीखने के लिए। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, आपको ये पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर्स भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।